Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of our today's experiment is to understand the implementation of counters in NI Multisim software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So our today's experiment consists of counters, as we have already talked about the digital circuits, which is the combination of two types of circuits: combinational circuits and the sequential circuits. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें जो आपकी आउटपुट होती है, इनपुट जो आपकी होती है, वो बेसिकली जिस तरह से भी वेरी हो रही होती है, आउटपुट उसके अकॉर्डिंग वेरी होती है. अगर आउटपुट पे चेंज होता है तो वो आउटपुट फीडबैक होकर इनपुट पे नहीं जा रही होती. मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपकी आउटपुट जस्ट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होती है. पास्ट इनपुट से या मेमोरी से उसका कोई लिंक नहीं होता. लेकिन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स की मेमोरी होती है और वो पास्ट इनपुट पर और प्रेजेंट इनपुट पर दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, पास्ट में जो आउटपुट आई होती है वो फीडबैक होकर इनपुट में जाती है और वो आउटपुट को इफेक्ट कर रही होती है. तो बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट्स में मेमोरी नहीं थी, सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी थी. ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़े थे, एलएचएस पढ़े थे. एलएचएस 1 बिट स्टोरिंग एलिमेंट था, उस पर हम जब क्लॉक पल्स देते थे उस सर्किट को हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते थे. तो हम लोगों ने अब तक जो भी सर्किट्स पढ़े हैं कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल, तो सीक्वेंशियल्स को आगे हम आज की लैब में लेके चलेंगे. सीक्वेंशियल में हम लोगों का था फ्लिप फ्लॉप, जिसमें आप लोग क्लॉक पल्सेस देते थे और डेटा स्टोर करते थे. ठीक है, तो अगर मैं फ्लिप फ्लॉप को बेसिक फर्दर टाइप्स में डिवाइड करूँ या एप्लीकेशंस में डिवाइड करूँ, तो फ्लिप फ्लॉप दो तरह के एप्लीकेशंस में यूटिलाइज हो सकते हैं. एक है काउंटर और दूसरा है शिफ्ट रजिस्टर्स. तो पहली जो हम लोग आज की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे, वो है काउंटर, जो कि फ्लिप फ्लॉप की ही एक एप्लीकेशन है. क्यों? क्योंकि काउंटर्स जो हैं वो सीक्वेंशियल सर्किट्स है. ठीक है, इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट होता है, इसके अंदर स्टोरिंग की एबिलिटी होती है. तो काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट. और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या आता है? फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो काउंटर इज अ डिजिटल सर्किट विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्सेस. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एज काउंटर्स. पल्सेस की यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई हुई है कि आप लोग राइजिंग एज पे जा रहे हैं, फॉलिंग एज पे जा रहे हैं. तो जैसे ही आप राइजिंग एज पे जाते हैं तो आप 1 2 3 4 काउंट करते हैं कि अब मैंने एक पल्स ले ली, राइजिंग पल्स ले ली 1, दूसरी राइजिंग पल्स ली 2, तीसरी राइजिंग पल्स ली 3. अगर मैं फॉलिंग पल्सेस पर जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ, फॉलिंग एजेस पर जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने एक फॉलिंग एज काउंट कर लिया 1, दूसरा फॉलिंग एज काउंट कर लिया 2, तीसरा कर लिया 3. तो बेसिकली पल्सेस को काउंट करने के लिए जो डिजिटल सर्किट में एलिमेंट यूज होता है उसको काउंटर कहते हैं. काउंटर वाइडेस्ट एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप की. क्यों? क्योंकि इसके अंदर, काउंटर सर्किट के अंदर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड होते हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग पल्सेस को काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मैंने 3 बिट्स को काउंट करना है या मैंने 3 पल्सेस को काउंट करना है, तो मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे. हमें पता है एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट को काउंट करता है. ठीक है, 1 बिट डाटा काउंट करता है. तो अगर मैंने 3 बिट डाटा काउंट कराना है तो मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे. एक बिट के लिए, दूसरा दूसरी बिट के लिए, तीसरा तीसरी बिट के लिए. तो बेसिकली आपका जो काउंटर सर्किट है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो कि काउंटिंग पल्सेस के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, काउंटर सर्किट के अंदर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स अटैच होते हैं. ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है काउंटर सर्किट, जिसपे आप क्लॉक पल्स देते हो और यूज करते हो इसको पल्सेस को काउंट करने के लिए. Now, if I am going to talk about the types of the counters, then according to the clock pulse, counter has basically 2 types: asynchronous counter and synchronous counter.
Asynchronous counter is basically consist of the clock pulse in which the output of one flip-flop drives the input of the next one. हम लोग सेपरेटली हर काउंटर में क्लॉक पल्स नहीं दे रहे होंगे। जो अगर मेरे पास 3 काउंटर्स हैं या 3 बिट काउंटर में डिजाइन कर रही हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। पहले की जो आउटपुट होगी सिर्फ पहले पे मैं क्लॉक पल्स दूंगी, उसकी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। दूसरे की जो आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। अगर मैं 3 बिट काउंटर लगा रही हूँ और उसके अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं तो एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर क्या होगा कि पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेक्स्ट वन को, उसकी इनपुट को नेक्स्ट वन की ड्राइव करा है। हर काउंटर में या हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेपरेटली मैं क्लॉक पल्स नहीं दे रही। जिस काउंटर के अंदर मैं हर फ्लिप फ्लॉप में सेपरेटली क्लॉक पल्स नहीं दूंगी उसको एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। ये आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है। और दूसरी जो काउंटर की टाइप होती है वो है सिंक्रोनस काउंटर, जिसमें क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ईच फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर अलग से मैं क्लॉक पल्स दे लूंगी। अब एसिंक्रोनस काउंटर का ये ड्रॉबैक है क्योंकि इसके अंदर पहला जो है वो दूसरे को ड्राइव कर रहा है, दूसरे से फिर आउटपुट निकल के पहले थर्ड वन की इनपुट पर जा रही है, तो इसकी स्पीड स्लो होती है। जबकि सिंक्रोनस काउंटर जो है, क्योंकि उसमें सेपरेटली क्लॉक पल्स दी जा रही होती है हर फ्लिप फ्लॉप को, तो इसलिए सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड जो है वो हाई होती है। उसको वेट नहीं करना पड़ता पहले फ्लिप फ्लॉप्स का। हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड हाई होती है। काउंटर कैन काउंट इन 2 वेज। अप काउंटर मीन्स मैंने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से 10 तक जा रही हूँ, 11 तक जा रही हूँ, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड शिफ्ट हो रही हूँ 0 1 2 3 4 n टाइम्स तक, तो इस तरह के काउंटर को आप अप काउंटर कहते हैं। इसके एक एग्जाम्पल जो है, हमारे पास वोटिंग मशीन है, ठीक है, वहां पर हम क्या कर होते हैं, एक वोट हो गया, दूसरा वोट हो गया, तीसरा वोट हो गया। सेकेंड जो काउंटर की टाइप है या वे है काउंटर जिसे काउंट करता है, उसे कहते हैं डाउन काउंटर। मीन्स मेरे पास 10 है, 10 से मैं 0 तो जाऊंगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा चढ़ूंगी, उसको कहते हैं डाउन काउंटर। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल्स वगैरह होता है, उसमें हम किलोमीटर सेट कर देते हैं कि आपने 10 किलोमीटर से या 20 किलोमीटर से स्टार्ट करते हुए 0 तक जाना है। तो बेसिकली काउंटर जो है वो 2 तरह से काउंट करता है, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द काउंटर? प्रेजेंट काउंट वैल्यू ऑफ द काउंटर डिस्क्राइब अबाउट द स्टेट ऑफ द काउंटर। प्रेजेंट में आपका जो काउंटर है वो कितनी वैल्यू ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है, काउंट कर रहा है, बेसिकली उसको कहते हैं स्टेट ऑफ द काउंटर। 4 बिट डाटा काउंट कर रहा है, 7 बिट डाटा काउंट कर रहा है, कितने बिट डाटा काउंट कर रहा है, जितने बिट डाटा काउंट कर रहा होगा उसको कहेंगे स्टेट ऑफ द काउंटर। Second thing is the counter contains a set of flip-flops. As I have already talked to you guys about the flip-flop, set of flip-flop concept in the counter, कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 2-bit काउंटर डिजाइन करना है तो मुझे 2 फ्लिप-फ्लॉप्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 3-bit काउंटर डिजाइन करना है तो मुझे 3 फ्लिप-फ्लॉप्स चाहिए। और हमें पता है कि अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप ले रही हूँ या 3 फ्लिप फ्लॉप ले रही हूँ तो मैं सेट ऑफ स्टेट्स किस तरह से डिफाइन करूंगी। मैं कहूंगी अगर मेरा 3 बिट फ्लिप फ्लॉप है या 3 बिट काउंटर में डिजाइन करना चाहती हूँ तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाऊंगी, क्योंकि 3 बिट काउंटर मैंने डिजाइन करना है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स जब लगेंगे तो स्टेट्स हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल है 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो स्टेट्स कितनी हो गई आपके पास? 8। अगर आप देखते हो कि 3 बिट काउंटर आपने डिजाइन करना है तो आपके पास स्टेट्स ऑफ दैट काउंटर इक्वल्स टू 8। Synchronous counter. In synchronous counter, the clock input across all the flip-flops use the same source and create the same clock signal at the same time. So a counter which is using the same clock signal from the same source at the same time is called the synchronous counter. For example, if we want to count the 3-bit number, then we have to pick the 3 flip-flops and 3 flip-flops के अंदर आपको separately
एक एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को दो इनपुट क्लॉक पल्स दो, बाकी को ना दो। जब सिंक्रोनस काउंटर की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं, अगर आपने 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आप उन सारे फ्लिप फ्लॉप्स को सेपरेटली क्लॉक सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है काउंटर्स पे, और सबसे पहले अब हम बनाते हैं 2 बिट काउंटर। ठीक है, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। अब 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर में आप लोग क्या करोगे, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर में सबसे पहले आप देखोगे कि आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपको कितने चाहिए। जितनी बिट्स होती हैं उतने आपको फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे 2 बिट्स हैं तो मैं क्या कहूँगी, मेरे पास मुझे चाहिए 2 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। और यहाँ पे मैं कौन से फ्लिप फ्लॉप्स को यूटिलाइज करूँ, यहाँ पे मैं जे के फ्लिप फ्लॉप को यूटिलाइज करूँ। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप को यूटिलाइज करूँगी। 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो मेरे पास क्या होगा, J0 K0 2 इनपुट्स हो जाएंगी और एक आउटपुट होगी उसकी Q0। और दूसरे फ्लिप फ्लॉप की 2 इनपुट्स J1 K1 और उसकी आउटपुट हो जाएगी K1। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर लेती हूँ। किस तरह से होगा, यहाँ से क्लॉक पल्स सप्लाई होगी, ये J0 होगा, ये K0 होगा, यहाँ पे मुझे Q0 मिलेगा। और उसके बाद मैं आ जाऊंगी दूसरे फ्लिप फ्लॉप पर, वहाँ पे मुझे J1 होगा, K1 होगा और ये मेरे पास क्लॉक पल्स होगी और आउटपुट पे मुझे मिलेगा Q1। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्लॉक पल्स निकलेगी और मुझे मेरे सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सेपरेटली सेम क्लॉक दी जा रही होती है। ठीक है, इसको भी सेम क्लॉक मिल रही है, इसको भी सेम क्लॉक मिल रही है, ये दे दूंगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद अब मैंने सबसे पहले तो जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को रिमाइंड करना है ताकि मुझे याद आ जाए कि जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद मैं 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर का बनाऊंगी एक्साइटेशन टेबल। तो मैं सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाती हूँ। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखते हैं 2 बिट्स हैं। ठीक है, 2 बिट्स हैं यहाँ पर, तो हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स कितनी होंगी, 2⁻² इक्वल्स टू 4 स्टेट्स होंगी। ठीक है, 4 स्टेट्स होंगी। 4 स्टेट्स ले ली मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगी, 4 स्टेट्स कौन सी होंगी, 0 1 2 3। मतलब ये काउंटर जो है 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर, ये 0 से 3 तक काउंट करेगा। ठीक है, 0 से 3 तक काउंट कर रहा होगा। तो अब अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करती हूँ तो मैं किस तरह से करूंगी, J K और Qn+1। Qn जो है मेरे पास यहाँ पर है करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट कह लो आप। ठीक है, और Qn+1 जो है मेरे पास वो है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो मैं कहूंगी J हो गया, K हो गया और Qn हो गया। उसके बाद J मेरे पास क्या है, J मेरे पास J के पहली स्टेट में 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 4 स्टेट्स है। ठीक है, 4 स्टेट्स हो गई मेरे पास। और क्या काउंट करा, 0 1 2 और 3। सही है, ये काउंटर काउंट करेगा। अब इसको मैं अगर देखती हूँ कि इसकी आउटपुट का मैं एनालिसिस करूँ, तो अगर आपको याद हो कि मेरे पास जब J भी 0 होता था, K भी 0 होता था, तो Qn+1 उस स्टेज के अंदर मेरे पास लाइक अ मेमोरी एलिमेंट एक्ट करता था। मतलब अगर मेरे पास 0 है, Qn मेरे पास अगर 0 था तो Qn+1 भी मेरे पास 0 ही आएगा। अगर मेरे पास Qn 1 है तो Qn+ मेरे पास 1 ही आएगा। मतलब लाइक अ मेमोरी, जो पहले था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास जो है 0 1 आता है। ठीक है, जब इस स्टेज के अंदर मेरे पास 0 1 आएगा, तो अगर J 0 है तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा। अगर J 1 है, 1 0 के केस में, तो आउटपुट पे मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, J के फ्लिप फ्लॉप में इस तरह से ये एक्शन हो रहा होता था। और जब आपके पास J के फ्लिप फ्लॉप के अंदर J भी 1 होता था और K भी 1 होता था, तो टॉगल के J के फ्लिप फ्लॉप एक्ट लाइक अ टॉगल्ड स्विच। ठीक है, कि टॉगलिंग किस तरह से, मतलब अगर मुझे 0 है तो मुझे 1 मिल जाएगा, 1 है तो 0 मिल जाएगा। अगर मेरे पास Qn 0 था और मेरे पास स्टेट आ गई 1 1 की, J भी 1 K भी 1,
तो उस टाइम पे मेरे पास अगर क्यू एन 0 था तो क्यू एन प्लस 1 जो है मुझे मिलेगा 1, और अगर मेरे पास जे और के 1 1 है और क्यू एन उस टाइम पर 1 है तो क्यू एन प्लस 1 मुझे मिलेगा 0। तो लाइक अ टॉगल स्विच एक्ट करता है कि 0 है तो 1 मिल गया, 1 है तो 0 मिल गया। तो ये मेरे पास बेसिक जो है आपके ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल है आपके उसका जेके फ्लिप फ्लॉप का। इसको हमने माइंड में रखते हुए आपका एक्साइटेशन टेबल बनाना है, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल बनाना है। अब एक्साइटेशन टेबल में आपके पास क्या आएगा कि क्यू एन 1 प्लस को ले लोगे और जे और के को ले लोगे। स्टेट्स कितनी होंगी? 4 होंगी, क्योंकि 2 बिट काउंटर है और 2 इनपुट्स हैं आपके पास, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, ठीक है। 2 स्टेट्स है ना, 2 इनपुट्स हैं आपके पास, तो 2 raised to power 2 = 4 आ गया। 4 स्टेट्स आ गई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 0 0 कब आ सकता है, कैसे हमारी प्रेजेंट इनपुट 0 और क्यू एन प्लस 1 फ्यूचर इनपुट या नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रहे, ऐसी स्टेज कब बनेगी। इसको देखने के लिए हम चले जाते हैं अपने जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में। इसमें क्या था, जब मेरा जे और के दोनों 0 0 होते थे, इस सिचुएशन में जब जे और के दोनों 0 0 होते थे तब मेरी नेक्स्ट स्टेट और प्रीवियस स्टेट दोनों सेम रहती थी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं जे और के दोनों को 0 0 रख देती हूं तो मेरा जे और के अगर दोनों 0 0 हैं तो मेरी जो क्यू एन प्लस 1 है वो मतलब नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आएगी। जो मेमोरी में एलिमेंट होगा, जो प्रीवियसली मेरा डेटा स्टोर होगा, वही मुझे आउटपुट पे मिलेगा। तो मैंने यहाँ जे को के को 0 0 रख दिया। इसके अलावा अगर मुझे आउटपुट पर 0 चाहिए, मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेज में 0 चाहिए, ठीक है। जब मुझे नेक्स्ट स्टेज में 0 चाहिए तो अगर मैं जे पे 0 और के पे 1 लिख रख दूं तब भी मुझे क्यू एन प्लस 1 क्या मिलेगा? 0। तो मुझे तो 0 ही चाहिए ना, क्यू एन प्लस 1 क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन तब भी बन सकती है जब जे और के दोनों 0 0 हो। तो जे और के दोनों 0 0 हो जाएं, तब भी 0 और 1 हो जाएं तो भी मुझे जो है क्यू एन प्लस 1 0 मिल सकता है, ठीक है। तो 0 अगर क्यू एन है, क्यू एन प्लस 1 मुझे 0 मिले, मतलब मुझे आउटपुट पे 0 ही मिलना चाहिए, नेक्स्ट स्टेट में 0 ही मिलना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन सिर्फ तब हो सकती है जब 0 जे भी 0 हो, के भी 0 हो, और इस तरह की सिचुएशन तब भी मिल सकती है जब जे 0 हो लेकिन के जो हो 1 हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि आपके पास क्यू एन जो है वो 0 है और क्यू एन प्लस 1 जो है वो 1 है, ठीक है। क्यू एन प्लस 1 कब मिल सकता है आपको? क्यू एन प्लस 1 जो है आपको एक तो इस तरह की सिचुएशन में मिल सकता है कि आपके पास टॉगलिंग हो रही हो। टॉगलिंग है ना आपके पास कि क्यू एन पहले तो 0 था फिर आपको 1 मिल जाए, पहले आपको 0 है फिर मिल रहा है 1, 0 है 1, तो टॉगलिंग हो गई। टॉगलिंग कहाँ होती है? जब जे और के दोनों 1 1 हो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। 1 और 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी? उसके बाद मैं ये कहूँगी इनसे कि अब हम और कौन सी स्टेज है जिसके अंदर मुझे जो है वो मिल सकता है। 0 और 1 में मुझे और कौन सा स्टेज है जब मुझे 0 और 1 मतलब क्यू एन 0 रहे, क्यू एन 1 मिले। क्यू एन 1 मुझे इस सिचुएशन में मिल सकता है जब मेरा के जे हो और के 0 हो, जे के 1 हो और के 0 हो, तब भी मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। तो मतलब जब मेरी जे मेरा 1 हो और के मेरा 0 हो तब भी मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए मैंने ये सिचुएशन बना ली, तो ये भी मेरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं इस स्टेज को देखती हूँ, ठीक है। इस स्टेज में क्या है कि क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 जो है वो क्या है आपके पास? वो मेरे पास क्यू एन प्लस 1 0 है। अब क्यू एन प्लस 1 0 कब होता है? क्यू एन प्लस 1 0 मुझे तब मिलता है जब जे और के दोनों 1 1 होते हैं, ठीक है। जे और के दोनों में जे 0 होता है और के 1 होता है, ठीक है। तब मुझे क्यू एन प्लस 1 0 मिलता है। क्यू एन प्लस 1 0 कब मिल रहा है? जब जे 0 है और के 0 1 है, ठीक है। तो यही सिचुएशन मैं यहाँ लिख दूंगी 0 और 1, ठीक है। इसके अलावा टॉगलिंग हो रही है कि मुझे क्यू एन 1 मिल रहा है, क्यू एन प्लस 1 जो है वो क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। क्यू एन प्लस 1 0 मिल रहा है, क्यू एन 1 मिल रहा है, टॉगलिंग हो रही है। टॉगलिंग हमारे पास कब होती है? जब दोनों 1 1 होते हैं। तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पर लिख दी, सही है।
अब लास्ट स्टेज हमारे पास है कि 1 1 है, क्यू एन 1 है, क्यू एन प्लस 1 पे मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है, क्यू एन प्लस 1 में मुझे 1 मिल रहा है, तो इट्स मीन्स मेरी 1 जो है मुझे कब मिलता है, जब मुझे जे 1 होता है और के 0 होता है तब मुझे 1 मिलता है। तो 1 और 0, जे 1 और के 0, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्यू एन है वही क्यू एन प्लस 1 मिल रहा है, ये 1 था, ये भी 1 मिला है, मेमोरी के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मेमोरी की तरह से कब एक्ट करता है, जब जे और के दोनों 0 0 होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी जे भी 0 के भी 0। तो ये मेरा क्या बन गया, एक्साइटेशन टेबल। अब इसके अंदर में हम इसके अंदर एक और चीज नोट करते हैं, वो है कि आपने जे और के अंदर आपने देनी है डॉट केयर की कंडीशन, ठीक है। डॉट केयर की कंडीशन किस तरह से देनी है कि डॉट केयर की कंडीशन होती है कि 0 हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जे जो है इस सिचुएशन के अंदर 0 0 रह रहा है, ठीक है, जे 0 0 है, मतलब जे 0 हो गया। के जो है वो 0 से 1 हो रहा है, के 0 से 1 हो गया तो डॉट केयर कंडीशन। अब जे जो है अगेन 1 1 रह रहा है, तो 1 के अगेन 1 से 0 हो रहा है, मतलब डॉट केयर कंडीशन के 1 हो या 0 हो दोनों चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और सिचुएशन ये है कि नेक्स्ट में क्या है कि 0 से 1 हो रहा है जे, मतलब 0 हो या 1 हो जे चलेगा, तो डॉट केयर कंडीशन। के जो है वो 1 1 रह रहा है, तो मतलब 1 हो गया ओवरऑल। जे जो है 1 और 0 दोनों के दरमियान चल रहा है, मतलब 1 हो या 0 हो दोनों चलेगा, तो मतलब डॉट केयर कंडीशन। और 0 के जो है वो 0 0 रह रहा है, मतलब 0, ठीक है। तो ये एक स्टेट है, इसको हमने यूटिलाइज करना है एक्साइटेशन टेबल की। बस यहाँ पे 4 स्टेट्स होंगी, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 से 3 तक काउंट कर रहा है, 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक काउंट हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टेजेस हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेजेस क्या होंगी। Q1 है, उसकी नेक्स्ट स्टेज है Q1 प्लस, Q0 उसकी नेक्स्ट स्टेज है Q0 प्लस, और Q1 के लिए JK क्या है, J1 K1, और Q0 के लिए क्या है, J0 K0, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेजेस कैसे निकालनी है, प्लस वाली नेक्स्ट स्टेजेस जो है वो किस तरह से देखनी है। इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है, इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है, इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है, इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है। तो क्या हो गया, 0 0 की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ये वाली, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 0 1, ठीक है। 0 1 की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ये वाली, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 1 0। 1 0 की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ये वाली, तो 1 1 आ गई। 1 1 की नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये वाली 0 0, तो यहाँ पर 0 0 आ गई। ये नेक्स्ट स्टेजेस डिफाइन हो गई। अब मैंने देखना है कि मुझे जो है J0 और K0 की ऐसी क्या वैल्यू रखनी पड़े कि मेरे पास Q0 प्लस जो है वो 1 हो जाए, ठीक है। ये मुझे देखना पड़ेगा कि Q0 प्लस जो है वो कब होता है, ठीक है। Q मतलब नेक्स्ट स्टेज जो है मेरी वो 1 कब होती है, Q0 प्लस जो है वो 0 से 1 कब होगा, कब वो 0 हो, Q0 0 हो और Q0 प्लस जो है मेरे पास 1 बन जाए। इस तरह की सिचुएशन मैं कैसे डिफाइन करूंगी, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा अपना डॉट केयर वाला टेबल, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं देखूंगी कब मेरी Q0 0 है और Q0 प्लस 1 जो है वो 1 हो रही है, और उस स्टेज के अंदर J0 और K0 क्या है, तो वो मैं उस टेबल को देख लेती हूँ कि मेरे पास जो है Q0 0 है और Q0 प्लस 1 है। तो Q0 मेरे पास जो है 0 है, Q0 मेरे पास 0 है और Q1 मेरे पास 1 है। तो इस तरह की सिचुएशन कब है, जब J1 है और K डॉट केयर सिचुएशन में है, ठीक है। J1 है और K डॉट केयर सिचुएशन में, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि मेरे पास J1 है और K0 मेरे पास डॉट केयर कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कब मेरे पास Q0 1 है और Q0 प्लस जो है वो 0 है, 1 0 मतलब, तो यहां से 1 0 J डॉट केयर और 1 डॉट केयर और 1, तो यहां मैंने लिख दिया डॉट केयर और 1। उसके बाद मैं देखती हूँ कि Q0 0 है और 0 1, 0 1 अगेन, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, वही ये वाली सिचुएशन, 0 1 था, यहाँ पे 1 डॉट केयर आ गया था, फिर मैंने यहाँ पे 1 डॉट केयर लिख दिया। अब मैं कहती हूँ कि Q0 1 है और Q0 प्लस जो है वो 0 है, 1 0,
10 यहाँ पे भी अभी मैंने देखा है 10, उसमें क्या था डोंट केयर 1, तो डोंट केयर 1 आ गया। ये हो गया डोंट केयर के टेबल को जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना, इसको देखते हुए आपने फर्दर जो है ये वाला टेबल डिफाइन करना है। अब मैं क्या करूंगी, ये सिचुएशन आ गई, अब मैं देखती हूँ अपना Q1 प्लस वाला कि Q1 की क्या सिचुएशन है, Q1 प्लस मुझे क्या मिल रहा है। अब Q1 जब मेरे पास 0 है तो Q1 प्लस मुझे 0 मिले, ठीक है, 0 0। जब हमारे पास 0 0 हो, ये 0 0 है तो क्या है 0 डोंट केयर, ठीक है, 0 डोंट केयर, J0 J1 और J0 और डोंट केयर। फिर जब मैं कहती हूं कि मेरे पास Q1 0 है और Q1 प्लस 1 है, मतलब 0 1, तो यहां पे क्या है 0 1 में 1 डोंट केयर, तो यहां पे मेरे पास आ गया 1 डोंट केयर, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ 1 है और 1 है, 1 और 1, तो 1 और 1, 1 और 1 की सिचुएशन में क्या है डोंट केयर 0, तो यहां पर आ गया मेरे पास डोंट केयर 0, सही है। और उसके बाद लास्ट सिचुएशन क्या है कि 1 और 0, 1 और 0, जब 1 और 0 है मेरे पास, यहां पर देखें 1 और 0 है तो क्या मिल रहा है डोंट केयर 1, तो डोंट केयर 1। तो ये मेरा टेबल प्रॉपर्ली डिफाइन हो गया मेरी इनपुट और आउटपुट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैंने इन इनपुट्स और आउटपुट्स के अकॉर्डिंग अपने के मैप्स ड्रॉ करने हैं। कितने के मैप्स होंगे, एक J0 के लिए होगा K0 J1 और K1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग के मैप्स होंगे। अब के मैप्स मैं ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले तो किसके लिए, J0 के लिए, ठीक है। J0 के लिए अगर मैंने के मैप ड्रॉ किया तो वो किस तरह की सिचुएशन होगी, वो इस तरह की सिचुएशन हो रही होगी मेरे पास कि मैं अपनी इनपुट और आउटपुट्स को देखूंगी, ठीक है, Q0 और Q1 को देखूंगी। तो मैं क्या करूंगी J0 के लिए Q0 और Q1 को देख रही होंगी, ठीक है। Q0 और Q1 को देखूंगी तो Q0 की पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं 0 1, Q1 की पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं 0 1, ठीक है। अब मैं J0 को अगर सबसे पहले देखती हूँ, J0 के सबसे पहले देखने के लिए मैं चेक करती हूँ कि इसकी आउटपुट्स कौन कौन सी आ रही हैं। जब मेरी दोनों 0 0 हैं तो अब मेरी J0 जो है वो 1 है। जब दोनों 0 0 हैं तो मेरी J0 क्या है, वो 1 है, ठीक है। उसके बाद जब मेरी दोनों 0 1 है, दोनों 0 1 है तो मेरा J0 क्या है डोंट केयर, नहीं K1 जो है 0 है और K0 1 है, मतलब K0 1 इधर है और Q1 जो है वो 0 है, तो मतलब यहां मेरी डोंट केयर कंडीशन बनेगी। उसके बाद है कि Q0 0 है और Q1 1 है, Q0 0 है, Q1 1 है, ठीक है। Q0 0 कब है, यहां पर है, और Q1 1 यहां पर है इस ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर यहां पे 1 था, ठीक है, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कहूंगी कि मेरी जो है दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 यहां पर है और यहां पे मेरे पास क्या है डोंट केयर कंडीशन, तो यहां 1 आ गया और यहां पर डोंट केयर आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया। अब हमने देखना है कौन सी चीज सिमिलर रह रही है, कौन सी चीज चेंज हो रही है। तो यहां पर जो चीज सिमिलर रह रही होगी उसको कंसीडर करेंगे, जो चीज चेंज हो रही होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हो कि 0 1 हो रहा है, Q0 भी 0 1 हो रहा है पूरे ब्लॉक के अंदर, और Q1 भी 0 1 हो रहा है, मतलब दोनों चेंज हो रहे हैं। Q0 भी चेंज हो रहा है, Q1 भी चेंज हो रहा है, तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये मेरा J0 का बन गया के मैप, और एक्सप्रेशन क्या निकला J0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट टेबल में ड्रॉ कर रही हूँ अपना K0 के लिए, ठीक है। K0 के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, K0 के लिए हम लोग देखते हैं के मैप फिर से डिफाइन करते हैं। K0 के लिए के मैप हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, Q0 Q1, ठीक है। Q0 और Q1 के लिए 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब K0 को अगर आप लोग देखो तो K0 के अंदर आपके पास आ रहा है
0 0, दोनों जब 0 0 हैं तब आपके पास जो है K0 डोंट केयर है। जब दोनों 0 0 हैं तो K0 डोंट केयर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब Q0 0 है, Q0 1 है और Q1 जो है वो 0 है, Q0 1 है और Q1 0 है, तो ये वाला बनेगा ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, मेरे पास 1 है, तो मैं यहां लगा दूंगी 1। फिर मेरे पास आता है डोंट केयर कंडीशन कब आ रही है, जब Q0 0 है और Q1 1 है, 0 1, Q0 0 है और Q0 0 है और Q1 जो है वो 1 है, वो यहां पर है। और इसमें क्या है, अगेन डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर। लास्ट में दोनों 1 1 है, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ 1। फिर ये पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा, Q0 भी चेंज हो रहा है 0 से 1, Q1 भी चेंज हो रहा है 0 से 1, तो सिंपली क्या आएगा आपके पास, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे Q0 और Q1, तो मेरा K0 आ गया 1 के इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ अपना J1 के लिए, ठीक है। J1 के लिए मैंने K मैप ड्रॉ करना है, तो अगेन 0 1 Q1 और Q0 के लिए 0 1। अब मैं इसमें देखती हूँ J1, और J1 है ये, सही है। J1 में आप देखो सबसे पहले तो K0 जो है वो बन रहा है। J1 में 0 कब है, जब दोनों 0 0 हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, 0 आ जाएगा, ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद आ रहा है J1 1 है। J1 1 कब बन रहा है, जब Q0 1 है और Q1 0 है, Q0 1 है और Q1 जो है वो 0 है, तो वो यहाँ इसी ब्लॉक पे बनेगा, यहाँ 1 लगा दिया मैंने। और फिर मैं आ जाती हूँ इसके अंदर डोंट केयर कंडीशंस के अंदर 0 1 डोंट केयर, ठीक है। और फिर इसके अंदर अगर मैं देखूं ये वाली सिचुएशन जब दोनों 1 1 है, तो मेरी क्या बनेगी, डोंट केयर कंडीशन। अब अगर इसका एक्सप्रेशन मैंने निकालना है तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, डोंट केयर कंडीशन है, ठीक है, तो मेरा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मेरा एक्सप्रेशन बेसिकली बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू वो देखते हुए कि कौन सी चीज सिमिलर रह रही है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, ठीक है। तो कौन सी चीज सिमिलर रह रही है और कौन सी चीज चेंज हो रही है उसको देखने के लिए पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। ये ग्रुप बन सकता है, इसका कोई ग्रुप नहीं बन सकता, सिर्फ ये ग्रुप बन सकता है ना। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि Q1 तो चेंज हो रहा है, Q1 0 से 1 हो रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, Q1 कैंसिल आउट हो गया, Q0 सिर्फ रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 1 ही रह रहा है, ग्रुप में वो चेंज नहीं हो रहा। तो J1 इक्वल्स टू आ गया Q0 के, क्यों, क्योंकि Q0 जो है वो सिर्फ 1 रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि Q1 जो है वो 0 से 1 हो रहा है, तो J1 इक्वल्स टू Q0, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अब मैं देखती हूँ K1 के लिए टेबल। K1 के लिए फिर से मैं बनाऊंगी अपना K मैप ग्रुप, बनाऊंगी 0 1 Q1 Q0 0 1, ठीक है, K मैप बन गया। उस पर मैं देखती हूँ डोंट केयर कंडीशंस कहाँ पे हैं, जब दोनों 0 0 हैं तो मेरे पास डोंट केयर कंडीशन है, जब दोनों 0 0 है तो मेरे पास एक डोंट केयर कंडीशन आ गई। उसके बाद मेरे पास दूसरी डोंट केयर कंडीशन कब है, जब Q0 1 है और Q1 0 है, Q0 1 है और Q यहाँ पर दूसरी डोंट केयर कंडीशन आ गई। उसके बाद 0 को हम वैसे कंसीडर नहीं करते, 1 को हम कंसीडर करेंगे, तो कब आ रहा है, जब दोनों 1 1 है। जब दोनों 1 1 है, इस सिचुएशन में दोनों 1 1 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1। इसका फिर वही ग्रुप बन गया। अब इसका ग्रुप क्या बनेगा कि आपके पास जो आ रहा है K1 वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जो चीज ग्रुप को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, ग्रुप को देखेंगे तो ग्रुप ये बन रहा है ना, तो K1 के अंदर ग्रुप आप लोगों का बन जाएगा उस चीज का जो चीज सेम रह रही है और जो चीज चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये अब देखो Q1 क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, सेम रह नहीं रहा, चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है ना, इस ग्रुप के अंदर 0 से 1 हो रहा है, लेकिन Q0 जो है वो 1 ही रह रहा है पूरे उसमें, तो Q0 जो है वो सेम है, तो हम लोग लिख देंगे Q1 इक्वल्स टू Q0। तो ये हो गया मेरा। अब हम बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप इसका।
सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या चीज माइंड में रखनी है कि आपका J0 इक्वल्स टू 1 है और K0 इक्वल्स टू 1 है, और आपका जो है J1 इक्वल्स टू Q0 है और K1 इक्वल्स टू Q0 है। तो दो फ्लिप फ्लॉप हो गए आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसकी क्या है J0, K0, Q0, Q1, J1, K1, ठीक है, ये क्लॉक के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, J0 किसके इक्वलेंट है 1 के, और K0 किसके इक्वलेंट, दोनों शॉर्ट होके 1 इनपुट के अंदर चली जाएंगी, ठीक है, 1 इनपुट के अंदर चली जाएंगी। जबकि J1 जो था वो भी Q0 के इक्वल था और K1 भी Q0 के इक्वल था, तो क्या होगा, दोनों शॉर्ट होंगी, K1 और J1 दोनों शॉर्ट हो जाएंगी। शॉर्ट करके हम इनको इसके Q0 के आउटपुट से अटैच कर देंगे। दोनों को फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स को हम लोग क्लॉक पल्स देंगे, तो ये आपकी क्लॉक पल्स आ जाएगी, ठीक है। एट दी एंड आपको Q1 आउटपुट मिल रही होगी। ये पहला फ्लिप फ्लॉप था, फ्लिप फ्लॉप 1, ये दूसरा था। सो ये है आपका 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। दो फ्लिप फ्लॉप्स हमने यूज किए हैं क्योंकि 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर हम बना। Asynchronous counters are those counters which do not operate on simultaneous clocking. In asynchronous counter, only the first flip-flop is externally clocked using clock pulse, while the clock input for the successive flip-flops will be the output from a previous flip-flop. This means that only a single clock pulse is not driving all the flops in the arrangement of the counter. Means अगर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो जो आप लोग सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स दोगे, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो सेकंड की क्लॉक पल्स बनेगी, जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो थर्ड की क्लॉक पल्स बनेगी, जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स बनेगी। इस तरह से आपका सिंक्रोनस काउंटर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सेम क्लॉक पल्स जो है वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही होती है। Furthermore, asynchronous counter has 2 types. Up counter जिसमें आप 0 से onward काउंटिंग करते हो, 0 1 2 3 4, एंड डाउन काउंटर जिसमें आप अप से डाउन शिफ्ट होता है। मीन्स अगर आपने 8 नंबर्स हैं आपके पास तो 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से डाउन काउंटिंग करोगे। If the counter counts from 0 to 2n-1, then it is called as binary up counter. तो अब हमारे पास है 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर में सबसे पहले तो आप लोग ये देखोगे कि जो क्लॉक पल्स होती है, ठीक है, ये क्लॉक पल्स है, वो क्लॉक पल्स एक ही प्रोवाइड की जाती है और जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें वो क्लॉक पल्स सेपरेटली प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर है, 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर है, इस वजह से इसमें हमने कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए, 1 2 एंड 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हैं। और इसकी अरेंजमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे कि J और K दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट कर देंगे और उसको लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देंगे। J और K दोनों शॉर्ट और लॉजिक 1 से कनेक्टेड, J और K शॉर्ट और लॉजिक 1 से कनेक्टेड। लॉजिक 1 क्या है, लॉजिक 1 आपके पास है टॉगल्ड इनपुट, मीन्स 0 और 1, 0 होगी फिर 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 0 हो जाएगी। मीन्स आप शॉर्ट करके टॉगल्ड इनपुट दोगे, लॉजिक 1 इनपुट दोगे तीनों फ्लिप फ्लॉप्स पे, ठीक है। और क्लॉक पल्स पहले फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई की जाएगी, दूसरे की जो आउटपुट होगी उसको एज अ क्लॉक जो है हम सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अप्लाई करेंगे। फिर जो सेकेंड वाले की आउटपुट होगी QB, उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे थर्ड फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी अरेंजमेंट होगी कि फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की क्लॉक बनेगी, सेकंड की आउटपुट थर्ड की क्लॉक बनेगी। इसमें क्या होता है कि आप लोग राइजिंग एज और फॉलिंग एज देख रहे होते हो, जैसे आपके पास आउटपुट तब आएगी जब आपको फॉलिंग एज मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही फॉलिंग एज होगा, आपकी क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स क्या है 0 से 1, 0 है फिर 1 हो रही है, ठीक है, 0 और 1 हो रही है, 0 से 1 हो रही है। तो आप लोगों ने 0 से 1 जब हुई तो आप जैसे ही 0 से 1 होगी
तो आप लोगों को जैसे ही 1 हुई फॉलिंग एज मिला तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। जैसे ही फिर आप लोग राइजिंग एज पे जाओगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इस फिनोमेना पे ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है आपके पास। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा 3 बिट काउंटर है, ठीक है, तो 2⁻³ इक्वल्स टू क्या आ गया 8। अब हमने 8 क्लॉक्स को काउंट करना है। 2⁻³ इक्वल्स टू 8, ठीक है, 8 बिट्स हैं, 8 पल्सेस होंगी इसके अंदर। हम उन 8 पल्सेस को काउंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 8 नंबर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पल्सेस हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट डिफाइन करनी है। पहला फ्लिप फ्लॉप है QA, दूसरा है QB, तीसरा है QC आपके पास। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे QA के लिए आउटपुट, ठीक है, QA उसके लिए आउटपुट। जब हमारे पास QA में क्लॉक पल्स आ रही है, सबसे पहले जैसे ही क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज जाएगा तो आपको जो है आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह से इसका नेगेटिव एज आ रहा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। नेगेटिव एज जैसे ही आएगा तो हम पॉजिटिव पर शिफ्ट कर देंगे। वो पॉजिटिव, ये स्टेट पॉजिटिव तब तक रहेगी, 0 से 1 तक तब तक रहेगी जब तक आपका नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। यहां तक नेक्स्ट फॉलिंग एज है, तो फिर जैसे ही फॉलिंग एज है फिर हमने 0 कर दिया। अब ये तब तक 0 रहेगा जब तक नेक्स्ट जो है राइजिंग नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। अब यहां पर दोबारा हमारे पास फॉलिंग एज आ रहा है, ठीक है, दोबारा फॉलिंग एज है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से 1 पर शिफ्ट कर देंगे। अब ये 1 जो है तब तक 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। ये फॉलिंग एज नेक्स्ट जो है आया तो ये फिर 0 हो गया। अब ये फिर तब तक 0 रहेगा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। ये दोबारा फॉलिंग एज आ रहा है, ठीक है, ये फॉलिंग एज है, फिर ये 0 रहा। अब ये तब तक 0 रहेगा, अब जब तक ये तब तक 0 रहा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आया। जैसे ही नेक्स्ट फॉलिंग एज आया आप लोग फिर इसको 1 कर दोगे, ठीक है। अब ये तब तक 1 रहेगा जब तक आपका नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। ये नेक्स्ट फॉलिंग एज आया, ये 0 हो गया। अब ये तब तक 0 रहेगा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाता। ये नेक्स्ट फॉलिंग एज आया, आप लोगों ने इसको 1 कर दिया और ये मुझे आउटपुट मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वर्क कर रहा होता है QA। पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ रही होती है आपके पास QA की, और इसके अंदर ये है 0 और ये है 1 0 1 0 1 0 1। अब जैसे ही हमारे पास ये QA आउटपुट आ गई, अब QB ने सिर्फ QA को देखना है, ठीक है, क्योंकि QB फ्लिप फ्लॉप मतलब B फ्लिप फ्लॉप की तो क्लॉक QA है, तो इसने पहले वाली क्लॉक को नहीं देखना है, इसे QA की आउटपुट को एज अ क्लॉक कंसीडर करना है। तो इस पे हम लोग देख लेंगे जैसे जैसे फॉलिंग एज, ये है फॉलिंग एज, ये है फॉलिंग एज, ये है फॉलिंग एज। तो अब मैं अगर QB की आउटपुट डिफाइन करती हूँ, QB को निकालती हूँ, तो QB तब आएगा जब आपके पास फॉलिंग एज आ रही होगी QA की, ठीक है। तो QA की जब फॉलिंग एज आएगी तब आपके पास बेसिकली आपके पास राइजिंग एज QB का बनेगा। तो ये अब तब तक फॉलिंग पे रहेगा जब तक QA की फॉलिंग एज नहीं आ जाती। ये फॉलिंग एज आई QA की, ये फॉलिंग एज आई, मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है, मैं इसको 1 कर दूंगी। ये तब तक 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाती। ये नेक्स्ट फॉलिंग एज आई, ये 0 हो गया, ये 0 रहेगा, ठीक है, ये 0 रहा। अब ये तब तक 0 रहेगा जब तक आपके पास जो है नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाती। अब ये नेक्स्ट फॉलिंग एज आ गई, अब इसने फिर क्या हो जाना है, इसने 1 हो जाना है, फिर से ये 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आपने ये फॉलिंग एज है तो ये फिर से 0 हो गया, 0 1 0 1। और उसके बाद अब आपने QC मतलब C फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को देखना है, C फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को डिफाइन करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप QB एज अ क्लॉक है, C फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक क्या है, QB की आउटपुट। तो हम अब QB की आउटपुट को देखते हुए, उसके फॉलिंग एजेस को देखते हुए अपनी QC डिफाइन करेंगे। ये फॉलिंग एज है और ये फॉलिंग एज है और ये फॉलिंग एज है, ठीक है। तो अब हमने, ये फॉलिंग एज नहीं है आपके पास, ये फॉलिंग एज है जस्ट, और एक ये फॉलिंग एज है।
अब इस QC ने सिर्फ तब आपके पास ऑन होना है, वन स्टेट में आना है, जब आपका QB जो है उसकी फॉलिंग एज होगी। अब फॉलिंग एज यहाँ है, QC हम डिफाइन करते हैं, QC ये तब तक 0 रहेगा जब तक आपकी फॉलिंग एज नहीं आ जाती QB की। फॉलिंग एज आई, ये हो गया 1, अब तब तक 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाती। फॉलिंग एज आई, ये अब 0 हो गया, ठीक है। तो ये रहा 0 इस सारी स्टेट में और ये 1। तो ये आपके पास तीनों आउटपुट्स आ गई आपके 3-bit एसिंक्रोनस अप काउंटर की। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द आउटपुट्स ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स QA, QB एंड QC। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने देखना है इनकी जो है डेसिमल में किस तरह से मेरे पास ये काउंटर जो है आउटपुट दे रहा है, तो मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, तीनों आपके आउटपुट्स हैं QA, QB, QC और ये क्लॉक। तो अब मैंने QA सबसे पहले देखना है कि मेरे पास क्लॉक पल्सेस जो हैं वो एजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉक पल्सेस की एजेस जो हैं वो इस तरह से आ रहे थे, 1 ये पल्स, ये फॉलिंग एज, ये फॉलिंग एज, ये फॉलिंग एज, ये फॉलिंग एज, ये फॉलिंग एज और ये फॉलिंग एज। अब मैं देखूंगी कि जब मेरे पास मेरा 1 फॉलिंग एज आया तब मेरी QA आउटपुट क्या थी, QB आउटपुट क्या थी और QC आउटपुट क्या थी, ठीक है। तो अब जब मेरा सबसे पहले आया फर्स्ट फॉलिंग एज है या फिर 0 से कंसीडर करें, जैसे हमारे पास 0 था, ठीक है, ये 0 स्टेट थी, तो QA 0, QB 0, QC 0, तो वो है इनिशियल स्टेट। QA 0, QB 0, QC 0, आउटपुट डेसिमल में आपको क्या मिल गई, 0। अब जैसे हमारा फर्स्ट फॉलिंग एज आया, फर्स्ट फॉलिंग एज में हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट फॉलिंग एज ये है पहला फॉलिंग एज, इसमें क्या है, इसमें QA 1 है, QB 0 है, QC भी 0 है। तो वही चीज मैंने यहां लिख दी, QA 1 है, QB 0 है, QC 0 है, तो मेरे पास डेसिमल में क्या आ गया, 1, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड फॉलिंग एज में मुझे क्या मिल रहा है। सेकेंड फॉलिंग एज मेरे पास था ये वाला, सेकेंड पल्स का फॉलिंग एज ये है, इसमें मेरा QA 0 हो गया, QB 1 हो गया और QC भी 0 है, तो जस्ट QB 1 होगा, तो जस्ट QB 1 है, QA 0 है, QC 0 है, तो मुझे 2 मिल गया, ठीक है। अब मैं थर्ड फॉलिंग एज देखूंगी, क्लॉक पल्स का थर्ड फॉलिंग एज यहाँ है, थर्ड फॉलिंग एज यहाँ पर है, तो इसमें QA 1 है, QB 1 है, QC 0 है, ठीक है, QC 0 है, QB और QA दोनों 1 है। तो मैंने टेबल में लिख दिया आपका QA 1 है, QB 1 है, QC 0 है आपका, तो आ गया थर्ड फॉलिंग एज के अंदर। इस तरह से अगर मैं फोर्थ फॉलिंग एज में देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये है फोर्थ फॉलिंग एज के अंदर QA 0 है, QB 0 है, QC 1 है, ठीक है, QC सिर्फ 1 है। फोर्थ फॉलिंग एज में आपके पास सिर्फ QC जो है वो 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो 4 आ गया। फिफ्थ फॉलिंग एज में क्या होगा, फिफ्थ फॉलिंग एज के अंदर ये फिफ्थ फॉलिंग एज है, इसमें QA 1 है, QB 0 है, QC 1 है, 1 0 1। फिफ्थ फॉलिंग एज 1 0 1, 5 मिल गया। 6 में आपको क्या मिलेगा, सिक्स फॉलिंग एज में आपके पास क्या था, सिक्स्थ फॉलिंग एज के अंदर आपके पास आ रहा होगा 1, बेसिकली QC फॉलिंग एज, सिक्स्थ फॉलिंग एज के अंदर आपके पास QA 0 है, QB 1 है, 1 पे शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है, तो 1 है और QC भी 1 है, तो आपके पास आ गया 1 1 0, तो 6 आ गया। सेवंथ फॉलिंग एज के अंदर आपका सेवंथ फॉलिंग एज है, QA 1 है, QB 1 है, QC 1 है, तीनों 1 1 है, तो तीनों 1 1 आ गए, 7 आ गया। अब एट्थ फॉलिंग एज में क्या है, एट्थ फॉलिंग एज में सब 0 0 0 0 0 हो रहे हैं, तो आपके पास जो है वो 8 आ गया, जो हमारे पास काउंटर काउंट नहीं कर रहा होता, सिर्फ 7 तक काउंट करता है। कैसे, हम कहते हैं 2 raised to power 2 इक्वल्स टू 4, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8,
8 स्टेट्स हैं, हमें 8 स्टेट्स यहाँ मिल गई, लेकिन काउंटर ने कितना काउंट करना है? काउंटर ने काउंट करना है 2n-1, मतलब 8-1 विच इज इक्वल टू 7। काउंटर ने 0 से 7 तक काउंट करना है। If the counter counts down from 2n-1 to 0, then it is called as binary down counter. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 8 से 0 तक काउंट करना है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो उसको हम डाउन काउंटर करेंगे। यहाँ पे हमें लॉजिकल सर्किट सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जो कि बाइनरी अप काउंटर्स को कन्वर्ट करके बाइनरी डाउन काउंटर बनाया गया। सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे बाइनरी अप काउंटर का आपके पास था। अगर हमने 3 बिट जो है काउंटर बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। 3 फ्लिप फ्लॉप्स है यहाँ पर। पहले फ्लिप फ्लॉप पे आपने सिर्फ क्लॉक पल्स दी है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स है वो पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से आई है। थर्ड फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से आई है। और जेके पे दोनों पे लॉजिक 1 टॉगल इनपुट है तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के। और यहाँ पर अप काउंटर से जो एडिशन किया गया है वो ये है कि क्यू ए बार, क्यू बी बार और क्यू सी बार एंटर किया गया है। जो भी आपको क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी की आउटपुट मिलेगी तीनों फ्लिप फ्लॉप्स में, वो इन्वर्ट होके आपके पास आएगी और एट द एंड आप लोग रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे एजेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ्स की फॉर्म में देखूं तो सबसे पहले आपको क्लॉक पल्स नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर जो 3 पल्सेस नजर आ रही है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ये वही क्लॉक पल्सेस हैं। इसको हम पहले समझ चुके हैं, अप काउंटर में वही क्लॉक पल्सेस हैं। अब नीचे जो क्लॉक पल्सेस नजर आ रही है क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी बार, वो उस क्लॉक पल्स की हैं जो कि डाउन काउंटर की हैं, जिसमें आपने क्यू ए अगर 0 था पहले तो उसको रिवर्स करके आपने 1 कर दिया क्योंकि बार है। क्यू बी अगर 0 था तो 1 हो गया, क्यू सी अगर 1 था तो वो 0 हो गया। रिवर्स फंक्शन करना है, तो रिवर्स फंक्शन हम यहाँ क्यों करें? क्योंकि हमने अप काउंटर को डाउन काउंटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग अब देखें, अगर तो जहां पर क्यू ए 0 है, ठीक है, फॉलिंग एज पे क्यू ए 0 है, लेकिन क्यू ए बार जो है 1 होगा फॉलिंग एज पे, ठीक है। इस तरह से क्यू बी भी फॉलिंग एज पे 0 है, लेकिन क्यू बी बार जो है फॉलिंग एज पे 1 है, तो रिवर्स आउटपुट आपकी क्यू ए बार, क्यू बी बार और क्यू सी बार की आएगी। सिमिलरली अगर ट्रूथ टेबल में मैं देखती हूँ तो जहां आपके पास तीनों जीरोस थे, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, वो अब तीनों 1 हो जाएंगे। जहां 1 थे वहां तीनों 0 हो जाएंगे। तो मतलब जहां तीनों 1 है वहां पर 8 होगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। मतलब हम लोग जो है अब डाउन काउंटर को डाउन काउंटिंग करेंगे, 8 से 7 6 5 4 3 2 1 डाउन काउंटिंग करेंगे। To perform the experiment of synchronous counter, we have to move towards the NI multisim software. On this software, firstly, I will place the digital clock. So moving towards the power sources or basically the R groups, I will write down the digital clock right there and place it. After this, I'll move towards the sources section, and from the power sources I will pick the VCC supply, and then I will basically place the IC which is helpful for the analysis of synchronous counter, and place it, and then I will move towards the switches section or the all group section, small group section, sources, or the switches section. Switch DPS4 the 4 item dip switch pack, place it, and then okay, and then I will pick 4 props indicators, 1
2, 3 and 4 and OK. Then I will right click, select and right click pick clockwise, counterclockwise. Then I will attach this from the clock section and then attach it with this section. Then attach this with DC supply. Then attach it. Then add these ones. 4 bits. So diagram is completed. Now click OK. So you can see the output as it will be changing. Then output as switches and clock pulses will be changing outputs of the Q1, Q2 and Q3, Q4 like according to the J flip-flop. If we have 2 flip-flops, then according to 2 flip-flops we have different outputs. As I have changed the inputs like J and K, as I will change the J and K inputs, so my outputs will be changed. So according to this terminology, we can implement the synchronous flip-flop on LabVIEW based NI multisim software. So to perform the experiment of up counter, we have to move towards the NI multisim software because we are dealing with the flip-flop circuits, and in LabVIEW software we have to build flip-flop circuits. It will be very difficult to build firstly by using the gates flip-flop circuits, then utilize the flip-flop circuit for the establishment of काउंटर सर्किट. सो काउंटर सर्किट को हम डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टी सिम पर. इसलिए मैं आज की लैब में आप लोगों को का जो एक्सपेरिमेंट है आज की लैब का वो मैं मल्टी सिम पे करवा रही हूँ, क्योंकि लैब व्यू में जो है आपको गेट्स को यूज़ करते हुए पहले फ्लिप फ्लॉप बनाने पड़ते हैं. देन उन फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए आप लोगों को जी क्या कहते हैं वो बनाने पड़ते हैं, काउंटर्स बनाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है. तो इसके अंदर क्योंकि फ्लिप फ्लॉप पहले से बिल्डअप हुए हैं, जस्ट हम उनको अटैच करना हम लोग काउंटर का सर्किट जो है परफॉर्म कर सकते हैं. तो अब हम लोग मूव करते हैं सबसे पहले तो कंपोनेंट्स पिक करने की तरफ. ठीक है, हमें पता ही यानी मल्टी सिम की विंडो है, ये कंपोनेंट टूल बार होता है और इधर से हम लोग जो है कंपोनेंट को पिक करते हैं. तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स पिक करती हूँ. मुझे VCC सप्लाई चाहिए. ठीक है, बेस सोर्स पर चली जाऊँगी, पावर सोर्सेज पर जाऊँगी अगर, तो पावर सोर्सेज पर डीसी नहीं करके आपने रखना या पावर सोर्सेज पे चले जाएंगे. वहां से हमने डीसी पावर सप्लाई सबसे पहले तो एक पिक कर लेनी है. लॉजिकल जो हमने इनपुट दी थी ना, टॉगल इनपुट देनी है, वो देने के लिए. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम ऑल ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जे के फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए. तो हम लोग जे फ्लिप फ्लॉप एक ले लिया. ठीक है, उसके बाद दूसरा ले लिया. अगर आपने 4 बिट फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो ठीक है, 4 बिट नंबर्स को देखना है तो उसका एनालिसिस करने के लिए वो ले लोगे. उसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप मुझे चाहिए. ठीक है, तो वो मैं पिक कर लूँगी यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लिखते हुए. ठीक है, ओके करके मैंने प्लेस कर दिया. उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं ऑल ग्रुप्स पर ही रहूँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लॉक पल्स लेनी है. तो वो मैंने क्लॉक पल्स ले लेनी है. उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक LCD डिस्प्ले और प्रॉप्स चाहिए होंगी. तो मैं अब यहाँ से ऑल ग्रुप्स में ही आकर
या फिर यहाँ से हम इंडिकेटर्स पे भी जा सकते हैं। इंडिकेटर्स में हेक्स डिस्प्ले पर आऊँगी, वहाँ से एक ग्रीन कलर का हेक्स डिस्प्ले ले लूँगी जिसमें मुझे नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे कि मेरा काउंटर कहाँ तक काउंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रॉप्स चाहिए। ठीक है, तो प्रॉप्स पे मैं ग्रीन कलर की एक प्रॉप को पिक कर लूँगी, एक के लिए, दूसरी दूसरे के लिए, तीसरी जो आप पिक करेंगे तीसरे के लिए, और चौथी पिक करेंगे चौथी के लिए, चौथे फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, फोर्थ वन फ्लिप फ्लॉप के लिए। देन मैं इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। सही है, इसको भी मैं उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। सही है, ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, क्लॉक पल्स हमने कहाँ पर प्लेस की थी, क्लॉक पल्स को उठा यहाँ पर प्लेस कर देंगे और ऊपर प्लेस करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर देनी है। राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज कर देंगे और इस पे हमने क्लॉक पल्स को अप्लाई कर देंगे। देन हमें अपनी वीसी से सप्लाई सब फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करनी है। ठीक है, जे और के दोनों को शॉर्ट कर दिया, जे को फिर अटैच किया वीसी से सप्लाई के साथ और के को से शॉर्ट कर दिया। देन जे को दिया और के को शॉर्ट कर दिया, दोबारा जे को दिया, और के को शॉर्ट कर दिया। अब क्लॉक पल्सेस देनी है। क्लॉक पल्स आउटपुट है प्रीवियस वन की, इसकी भी क्लॉक पल्स आउटपुट है प्रीवियस वन की, इसकी भी क्लॉक पल्स जो है वो आउटपुट है प्रीवियस वन की। ठीक है, इनपुट है क्लॉक पल्स बेसिकली आप प्रीवियस आउटपुट से ले रहे हो। अब हमने आउटपुट्स को अटैच करना है। Q1 से मैंने अटैच कर देना है। ठीक है, Q2 से अटैच कर देना है, देन इसको इससे अटैच कर देना है, देन इसको यहाँ से अटैच कर देना है। ये मेरा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब डिस्प्ले देखने के लिए मैं इसको एलसीडी डिस्प्ले को अटैच करूँगी। ठीक है, हो गया। मैं इसको रन करके देखती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा काउंटर जो है वो नंबर्स काउंट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा पूरे नंबर्स काउंट हो रहे हैं। सही है, स्टॉप कर देती हूँ। अगर तो मैंने अब जो है ऑसिलोस्कोप पे भी रिजल्ट का एनालिसिस करना है तो मैं यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप अटैच कर सकती हूँ। इसको लेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप नहीं देखना चाहते तो इट्स ओके है, तो आप लोग जो ऑसिलोस्कोप अटैच ना करो। अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑसिलोस्कोप अटैच करके रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ अप काउंट। डाउन काउंटर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने अब ये जो Q0 से आउटपुट अटैच की हुई थी, अब हम Q बार से अटैच करनी है। ठीक है, तो इस बार को हम डिलीट कर देंगे, इस बार को भी हम डिलीट कर देंगे। जहाँ Q0 था उसको हम Q बार से रिप्लेस कर देंगे, Q बार से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमने Q बार लगा दिया, ये हमने Q बार अटैच कर दिया, देन हमने ये Q बार अटैच कर दिया है, देन हमने ये Q बार अटैच कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी काउंटिंग जो है वो रिवर्स काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाउन काउंटर ऑन एन मल्टीसिम सॉफ्टवेयर। From this experiment, we have learned what are the counter circuits, what are the synchronous and asynchronous counter circuits, and
how we can implement these synchronous and asynchronous counters on NI Multisim software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.